हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। LK99 को लेकर मार्केट में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई गई हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे LK99 से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी और कैसे इसने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया, और फिर उसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक ने कैसे इस भूचाल की हवा निकाली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नौटंकी की शुरुआत कब हुई थी। तो जी जुलाई के आखिरी दिनों में साउथ कोरिया के क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर में काम कर रहे दो वैज्ञानिकों की टीम ने मार्केट में LK99 नाम का एक नया कबूतर छोड़ा, जिनमें से एक वैज्ञानिक ये हैं। अब इनका दावा यह था कि LK99 रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर लगभग जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब करंट को रोकने वाली ताकत लगभग ना के बराबर होगी। अब ये बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इस तरह की खबर का वैज्ञानिकों को लगभग 100 साल से ज्यादा इंतजार करते हुए समय बीत चुका था। और इस खबर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि जितना आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, ये चीज उतनी ही बड़ी थी। अब जैसे ही विज्ञान के बाजार में ये खबर फैली, हल्ला मच गया, हाय तौबा मच गई, क्योंकि मार्केट को ऐसी खबर आने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। अब हर आदमी की जबान पे LK99। अब क्योंकि LK99 के नाम पर चर्चे के पर्चे बिना ब्रेक के छपे जा रहे थे, तो बाकी रिसर्चर्स ने भी इन दावों की जड़ें खोदनी शुरू कर दी। अब नई रिसर्च से यह सामने आया कि LK99 तो सुपर कंडक्टर है ही नहीं, और यह बात बिल्कुल सच है। तो अगर यह सुपर कंडक्टर नहीं है तो यह है क्या चीज? तो भैया यह है लेड, फास्फोरस और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड। लेकिन यहां से एक सवाल दिमाग में आता है, अगर यह सुपर कंडक्टर नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की तरह कम कैसे हुआ? ये एक जेन्युइन सवाल है। तो जी इस राज की गुत्थी को सुलझाया था एक भारतीय ने, जिनका नाम है प्रशांत जैन। और इन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले सुपर कंडक्टर का चैप्टर निपटाते हैं। अब जो चीज सबसे पहली दिमाग में आती है वो ये कि सुपर कंडक्टर है क्या चीज, ये आई कहां से, ये जीरो रेजिस्टेंस कैसे दिखाती है। और सबसे जरूरी सवाल, जब इसकी खोज लगभग 100 साल पहले हो चुकी थी, तो इतने लंबे समय के बाद भी इसके ऊपर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि किसी चीज के सुपर कंडक्टर बनने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, और वो 3 कंडीशन है ये। पहला, कम से कम टेम्परेचर, दूसरा कम से कम मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा कम से कम करंट डेंसिटी। अब अगर किसी तरह से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, तभी कोई चीज सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हमें ये कैसे पता चला कि यही वो 3 कंडीशंस हैं जिनके सेटिस्फाई होने के बाद कोई चीज सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी? किसी ने तो खोजा होगा। हाँ जी बिल्कुल खोजा है। तो कहानी की शुरुआत हुई थी यहां से, यानी कैमरलिन ओन्स से। अब ये थे वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया में पहली बार सुपर कंडक्टिविटी की टर्म कॉइन करी थी। इन्होंने 1911 में मेटल्स की कंडक्टिविटी पर अल्ट्रा लो टेम्परेचर के असर को स्टडी करना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया हीलियम को। और ये है इनके असली एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, जिसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। ये हैं लॉर्ड केल्विन, बोले तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम, फर्स्ट और सेकंड नियम को देने वाले इंसान, और इन्हीं के नाम पर टेम्परेचर की केल्विन यूनिट पड़ी है। इनका असली नाम था विलियम थॉमसन। अब जिस समय मिस्टर ओन्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो लॉर्ड केल्विन ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक बयान दिया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि भैया अगर किसी मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी रुक जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक गई तो करंट कैसे बनेगा, यानी अब वो मेटल कंडक्टर के बजाय इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब जैसा कि आप जानते हो ये चीज तो होती ना, तो ये होती क्यों नहीं है, इसको भी जानेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर बात में तो इनकी भी दम है, तो आखिर रेजिस्टेंस शो करने की ठेकेदारी किसने उठा रखी? तो जी देखो बात बड़ी सीधी सी है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने सफर पर निकलता है तो उसे रास्ते में इंप्योरिटीज, दूसरे एटम और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं, जिनसे टकराने पर वो हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। हालांकि इस चीज को और डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो के लिए इसी से काम चला लो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो लॉर्ड केल्विन सही थे या नहीं, इस बात को पता करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो जी लॉर्ड केल्विन ने अपने जुगाड़ को तैयार किया और एक्सपेरिमेंट कर डाला, और उन्होंने ये पाया कि मरकरी का 4.2 केल्विन पर रेजिस्टेंस लगभग 0 हो गया। अब ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इस चीज ने लॉर्ड केल्विन के दावों को गलत साबित कर दिया था। और अब मिस्टर ओन्स ने दुनिया को पहली बार एक नया शब्द दिया, जिसका नाम था सुपर कंडक्टिविटी। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो आप ये पाएंगे कि जरूर टेम्परेचर कम होने पर एटम्स की रैंडम मूवमेंट या इंप्योरिटीज की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई होगी, बात तो सही है। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर एटम की मूवमेंट रुक गई तो इलेक्ट्रॉन काहे ऐसे डोल रहे थे? कोई तो कारण होगा। बिल्कुल है। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक गया तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी,
और अगर हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई तो ये चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तहस नहस कर देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर मेटल के अंदर प्रेजेंट इंप्योरिटीज और एटम्स की रैंडम मूवमेंट ये एक जगह रुक जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं रुकेगा। यहां पे आप मेरे से एक सवाल ये भी पूछ सकते हो कि सर मिस्टर ओम्स ने अपने प्रयोग के लिए मरकरी का ही इस्तेमाल क्यों किया? तो देखो भैया, उस समय पर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यही एक ऐसा मेटल था जो अवेलेबल था और यही कारण था कि उन्होंने मरकरी का प्रयोग किया। अब देखो बात है 1940 की, तो 1940 में जैसे ही मिस्टर ओम्स ने लेड मेटल की कॉइल तैयार की और उसको हीलियम की मदद से सुपर कूल किया और उसमें जैसे ही करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ते ही रेजिस्टेंस घटने के बजाय बढ़ने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर मिस्टर ओम्स ने यह कहा, तो जी इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर मिस्टर ओम्स ने जो हमें ग्राफ दिया वो था ये, यानी कि किसी चीज को सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। अब यहां से तो यह चीज साबित होती है कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे करें? मैग्नेटिक फील्ड कम होगी जब आप कम करंट फ्लो कराएं, और जब आप करंट को कम फ्लो कराएंगे तो भाई साहब ऐसे सुपर कंडक्टर का क्या करोगे जिसमें करंट ही कम फ्लो हो रहा है? ये थी वो समस्या जिसकी वजह से सुपर कंडक्टर्स के ऊपर विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, या फिर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इसीलिए मार्केट में जैसे ही रूम टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर आया तो सबको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि अगर टेम्परेचर की समस्या सुलझ गई है तो बाकियों का भी हल निकाला जा सकता है। अब आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी, ये है मैसनर इफेक्ट। तो जी मैसनर इफेक्ट क्या है? अगर हम एक सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ठंडा कर दे और उसके बाद उसे मैग्नेट के ऊपर रखे तो वो इस तरह से कुछ हवा में लटक जाएगा। पर ये क्यों लटका हुआ है, आइए जानते हैं इसका कारण। तो देखिए जी, जब एक सुपर कंडक्टर को अल्ट्रा कूल टेम्परेचर पर रखा जाता है तो मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ से घूम के निकल जाती है, वो उसके आर पार नहीं निकलती जैसा कि नॉर्मल मेटल में होता है। पर ऐसा क्यों, बताता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये है वो मैग्नेट जिसके ऊपर सुपर कंडक्टर रखा हुआ है। अब इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस सुपर कंडक्टर की इस वाली सरफेस पे जो नीचे है बिल्कुल, यहां हल्का हल्का करंट पैदा करेंगी और ये करंट एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो कि इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को धक्का देगी और इसी धक्के की वजह से ये हवा में लटक जाएगा। ये है इसका कारण। अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि ये काम बाकी मेटल्स के साथ क्यों नहीं होता? सुपर कंडक्टर में ऐसी क्या खास बात है? ये भेदभाव क्यों? वो इसलिए भाई साहब क्योंकि ये जो करंट है, अरे कहां गया, हाँ ये रहा, ये जो करंट है ये एक सुपर कंडक्टर में बन रहा है और सुपर कंडक्टर वो चीज है जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगभग जीरो होता है। तो बाकी मेटल्स तो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और क्योंकि वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो ये करंट तो ना बनने वाला, और क्योंकि ये करंट ना बनेगा तो ये हवा में ना लटकेगा। अब देखो, इससे ज्यादा सुपर कंडक्टर के इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है सुपर कंडक्टर्स का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के बारे में जरूर पढ़ें, बहुत मजा आएगा। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने ये सोचा है कि सुपर कंडक्टर के ठंडा होने पर उसके एटम्स हिलना बंद कर देते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बिना ब्रेक के दौड़ लगा रहा है, ये डिसिप्लिन कैसे हो गया? अब ठीक है कि एटम्स नहीं हिल रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जाके टकरा सकता है, वो डिसिप्लिन वे में क्यों चल रहा है? हाँ जी, दाल में जरूर कुछ काला है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले की तरह मूव कर रहा है तो उसे इधर उधर टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन वो मार नहीं रहा। ऐसा क्यों? तो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल के अंदर सारी चीजें रैंडमली मूव करती हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है जी। और आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। बात सही है बिल्कुल। अब इसका उल्टा भी सही है, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टर से निकलता है तो उसके आसपास मौजूद पॉजिटिव एटम्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव बन गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये थोड़े ऊपर हैं, ये थोड़े से नीचे झुक गए, ये फिर ऊपर है। बात बिल्कुल सही है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव रीजन में फंस गया, लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसके पीछे आ रहा है, ये क्या काम करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक कूपर पेयर बनाएगा। क्या है ये कूपर पेयर? अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जोड़े में चलेंगे और इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनके साथ अटैच हो जाएंगे जो इस पॉजिटिव रीजन में होंगे, और यही कूपर पेयर वो कारण है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, यानी सीधा चलेगा। ना तो पॉजिटिव एटम टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से और ना ही ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराएगा,
जबकि चार्जेस अलग अलग हैं। यही है सुपर कंडक्टर का राज। और मजे की बात यह है कि ये कूपर पेयर तभी बन सकता है अगर टेम्परेचर कम हो, क्योंकि अगर जरा से भी मूवमेंट हो गई, यानी कि अगर पॉजिटिव एटम जरा से भी मूव कर गए, तो ये कूपर पेयर टूट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि साउथ कोरिया से आने वाली खबर इतनी बड़ी क्यों थी, क्योंकि बिना कूपर पेयर के अगर कोई चीज सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर थी। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने पब्लिश की थी। हाँ, जरा इसके बारे में भी देख लो। ये देखिए कूपर पेयर बने पड़े हैं। अब ये सारे एंटेंगल्ड कूपर पेयर हैं और ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल डिसिप्लिन वे में इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और इस तरीके से रेजिस्टेंस खत्म। तो जी ये है वो वीडियो। अब साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने ये कहा कि देखो भैया, ये है रूम टेम्परेचर पे काम करने वाला, अरे हिल क्यों रहा है, कि ये है रूम टेम्परेचर पे काम करने वाला सुपर कंडक्टर। अब इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ऐसा ना लगता कि ये सुपर कंडक्टर है, पर क्योंकि साउथ कोरियन रिसर्चर्स दावा कर रहे थे तो लोगों ने मान भी लिया। लेकिन जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट था उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब अगर साउथ कोरियन रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सुपर कंडक्टर है, इतना लेविटेशन हो रहा है, ये मैग्नेट है, ठीक है। सुपर कंडक्टर मैसनर इफेक्ट तो दिखाते हैं, तो उसी मैसनर इफेक्ट को शो करने के लिए उन्होंने मैग्नेट का इस्तेमाल किया। लो एक और वीडियो देखो, इसमें बड़ा मजा आएगा। जब साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने अपनी वीडियो पब्लिश करी तो लोगों ने उनके भर भर के मजे लिए। उन्होंने ये कहा, अरे तुमने ये क्या पोस्ट कर दिया, ये तो मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूं। बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, तुम्हारा सुपर कंडक्टर मेरे घर के सुपर कंडक्टर से कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, जो काम वो कर रहा है वो ये कर रहा है। चलो मजाक की बात बहुत होगी, आगे चलते हैं। लेकिन एक सवाल रह गया कि आखिर रूम टेम्परेचर पर इतना ज्यादा कम रेजिस्टेंस क्यों हुआ, और इसका जवाब दिया है एक इंडियन रिसर्चर ने जिनका नाम है प्रशांत जैन। प्रशांत जैन एक केमिस्ट है जो कि यूएसए में रहते हैं, और मिस्टर प्रशांत जैन कॉपर सल्फाइड एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने ये बताया कि कॉपर सल्फाइड 104 डिग्री सेल्सियस पर फेज ट्रांजिशन के दौरान लगभग बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है। अब ये बात वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि LK99 में जो इंप्योरिटीज पाई गई उनमें से कॉपर सल्फाइड भी एक थी, और अगर कॉपर सल्फाइड को आसपास की हवा में एक्सपोज कर दिया जाए तो फेज ट्रांजिशन के दौरान उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये है असली कारण जिसकी वजह से LK99 रूम टेम्परेचर पर कम से कम रेजिस्टेंस शो कर रहा था। अब यहाँ पे एक और चीज, फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब है, तो देखिए जब कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस इन तीनों फेज में घूमती है, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में जाती है, इस जाने के प्रोसेस को फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर यह ट्रांजिशन होता है उसे फेज टेम्परेचर कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब, अगर रूम टेम्परेचर पर यह रेजिस्टेंस कम से कम शो कर रहा है तो इसे सुपर कंडक्टर मानने में दिक्कत क्या है, आखिर हम यही तो चाहते थे। तो भाई साहब दिक्कत है ये कि इसके रिजल्ट यूनिफॉर्म नहीं है। सेम कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट में इसका रिजल्ट कुछ और है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ और सबसे बड़ी बात, इसमें कूपर पेयर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कूपर पेयर नहीं बनेंगे, और अगर कूपर पेयर नहीं बने तो करंट बिना रोक टोक के कंडक्टर से पास नहीं होगा। अब देखिए, मैंने जो भी चीजें आपको बताई उसमें मैंने दो चीजें आपसे छुपा ली, एक था फर्मियंस और दूसरा था बोसॉन्स। ये दोनों क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही हिस्सा है, और कूपर पेयर को समझाने के लिए फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि स्क्रीन के दूसरी साइड जो बैठा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है या देख रही है, उसे कितनी जानकारी है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो इसीलिए जितना आसान भाषा में हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया पता लगा होगा। और ये था LK99 का राज, जिसकी पूरी पोलपट्टी आज हमने खोल दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।